2000, सोचो ये नंबर। 2000 पेड्स। ब्रिटिश एम्पायर को एक चीज बनाने के लिए इतने सारे पेड़ काटने पड़ते थे। जस्ट इमेजिन। पर आखिर ऐसी क्या चीज थी? कैक्टस, सिर्फ 1 मील लंबी रेलवे ट्रैक के लिए। हाँ, आपने सही सुना। इन सारे पेड़ों की लकड़ी से बनते थे रेलवे स्लीपर्स। वो लकड़ी के प्लैंक्स जो पटरियों को जगह पर होल्ड करके रखते हैं। बस यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। एक ऐसी कहानी जहां प्रोग्रेस यानी विकास और डिफॉरेस्टेशन, विनाश, बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे। तो आज हम जंगल की बगावत में 3 चीजें एक्सप्लोर करेंगे। पहले, नए कानून, ये अचानक से आ कैसे गए। फिर असली विद्रोह, इन कानूनों के खिलाफ लोगों ने आखिर किया क्या, और आगे की कहानी, इस सब का असर क्या हुआ। तो चलिए सीधा डाइव इन करते हैं। ओके, फर्स्ट अप, जंगल का रूल बुक। ये इतना इंटरेस्टिंग है कैसे लोगों का जीने का तरीका, उनकी पूरी लाइफ अचानक से क्राइम बन गई। सोचो, ब्रिटिश से पहले जंगल वो लोगों का घर था, उनका सब कुछ था, उनकी लाइफलाइन। पर फिर सब कुछ बदल गया। और इस बदलाव के सेंटर में एक ही वर्ड था, डिफॉरेस्टेशन, मतलब जंगलों का सफाया। देखो, डिफॉरेस्टेशन कोई नई चीज नहीं थी, लेकिन ब्रिटिश रूल के अंडर ये एकदम सिस्टमैटिक हो गया, एक ऑर्गेनाइज्ड मिशन की तरह। और इसका स्केल मैसिव। जंगल इतनी तेजी से गायब हो गए थे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो सवाल यह है, आखिर क्यों? वेल, इसके पीछे कई रीजंस थे। एक, ऑफ कोर्स रेलवेज, जिसके लिए स्लीपर्स और फ्यूल चाहिए था। 2, उनकी रॉयल नेवी, उनके जहाजों के लिए टॉप क्वालिटी लकड़ी चाहिए थी। फिर जमीन चाहिए थी कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाने के लिए, जैसे जूट, शुगर, कॉटन। और सबसे बड़ी बात, ब्रिटिश की सोच। पता है वो क्या सोचते थे? कि जंगल अनप्रोडक्टिव है, वेस्ट है। उनके लिए इसका एक ही मतलब था, काटो, खेती करो और पैसा यानी रेवेन्यू कमाओ। सिंपल। और अकेले रेलवेज का स्केल, जस्ट लिसन टू दिस, हर एक माइल ट्रैक के लिए ऊपर से 1760 से 2000 स्लीपर्स। कैन यू बिलीव इट? और यहां नंबर्स देखो, 1890 में रेलवे नेटवर्क था 25,000 किलोमीटर्स। 1946 तक वो हो गया 7,65,000 किलोमीटर्स। कैन यू इवन इमेजिन कितने लाखों पेड़ काटे गए होंगे? द नंबर इज जस्ट माइंड बॉगलिंग। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश एक नया फैंसी सा आइडिया लेकर आए, जिससे उन्होंने नाम दिया साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। साउंड कूल, राइट? पर इस साइंस के पीछे एक बहुत ही अलग सोच थी। ये जंगल को एक घर की तरह नहीं, बल्कि एक फैक्ट्री की तरह देखते थे। सो ये अजीब सा सिस्टम आखिर काम कैसे करता था? देखो, नाम में साइंटिफिक था, पर असल में ये साइंस कम और बिजनेस ज्यादा था। सिस्टम बहुत सिंपल था। जो नेचुरल मिक्स्ड जंगल है, जिसमें अलग अलग तरह के पेड़ हैं, उसे काट दो, पूरा साफ कर दो, और उसकी जगह सिर्फ एक टाइप का पेड़ जो कमर्शियल यूज का हो, जैसे टीक या साल, उसे एकदम सीधी लाइन में उगाओ, बिल्कुल किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह। और इन्हीं को कहते थे प्लांटेशंस। चलो इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखो, ये है एक नेचुरल घना खूबसूरत जंगल, जिसमें हर तरह के पेड़ पौधे हैं। ब्रिटिश की नजरों में ये क्या था? मैसी, वाइल्ड, बेकार। उनके लिए इसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू ही नहीं था। सोचो, एक ऐसा पार्क जहां हर चीज अपनी मर्जी से, खुशी से उग रही हो। और इसके बदले उन्होंने बनाया ये, एकदम साफ, सीधी मिलिट्री स्टाइल लाइंस में लगे पेड़, बिल्कुल एक फैक्ट्री। देखने में शायद ऑर्डरली लगे, लेकिन लोकल कम्युनिटीज के लिए ये बिल्कुल बेजान था, लाइफलेस। क्योंकि इस नए साइंटिफिक जंगल में उनके लिए कुछ भी नहीं था। न खाने को फल, न दवा के लिए जड़ी बूटी, न घर बनाने के लिए अलग अलग तरह की लकड़ी, कुछ भी नहीं। अब इस पूरे सिस्टम को लीगल कवर देने के लिए आखिर एक कानून तो चाहिए था, राइट? तो 1878 में उन्होंने पास किया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। और इस एक कानून ने हिंदुस्तान के सारे जंगलों को बस 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो ये डिवीजन कैसा था? सुनो, कैटेगरी 1 रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स, ये थे बेस्ट ऑफ द बेस्ट जंगल, और यहां विलेजर्स के एंट्री कंप्लीटली बैंड, नो एंट्री। कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, यहां लोग चलो ठीक है, थोड़ी बहुत लकड़ी फ्यूल के लिए ले सकते थे, पर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ। और थर्ड, विलेज फॉरेस्ट्स, ये नाम के लिए गांव के थे, पर कंट्रोल किसका? हाँ, बिल्कुल सरकार का ही था। ओके, यहां एक सेकंड के लिए रुकते हैं। पॉज एंड रियली थिंक अबाउट दिस। इमेजिन करो कोई आपके घर आए और नए रूल्स बना दें। अचानक से बोल दे कि लिविंग रूम अब रिजर्व्ड है, आप जा ही नहीं सकते वहां। किचन प्रोटेक्टेड है, फ्रिज से कुछ निकालने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। कैसा लगेगा आपको? गुस्सा आएगा ना? एग्जैक्टली यही फील कर रहे थे वो लोग जिनके लिए उनका पूरा घर ही जंगल था। तो जब आपका घर ही आपसे छीन लिया जाए, जब आपको अपने ही घर में अजनबी बना दिया जाए, तो जवाब क्या होता है? जवाब होता है विद्रोह, रिबेलियन।
और ऐसी ही एक बगावत की आग भड़की बस्तर छत्तीसगढ़ में। यहां से शुरू हुई जंगल की दहाड़। लेट्स जूम इन टू द मैप। यह है बस्तर, जो आज छत्तीसगढ़ का पार्ट है। उस टाइम ये एक बहुत बड़ा डेंस फॉरेस्ट एरिया था। यहाँ पे मरिया और मुरिया गोंड्स, धुरवाज, भतरा ऐसी कई अलग अलग कम्युनिटीज रहती थी। और इन सब की पूरी लाइफ सुबह से शाम तक जंगल से ही जुड़ी हुई थी। और फिर 1910 में आखिरकार उनका सब्र का बांध टूट गया। वजह, एक तो फॉरेस्ट रिजर्वेशन और दूसरा बेगार, यानी उनसे फ्री में जबरदस्ती मजदूरी करवाना। इस विद्रोह की चिंगारी लगाई कांगेर फॉरेस्ट के धुरवा कम्युनिटी ने, और उनका सिग्नल, उनका मैसेज भेजने का तरीका इतना यूनिक था। सोचो, कोई व्हाट्सएप नहीं, कुछ नहीं, गांव-गांव में आम की टहनी, एक मिट्टी का टुकड़ा, मिर्च और तीर घुमाए गए। ये एक सीक्रेट कोड था कि अब बगावत का वक्त आ गया है। ब्रिटिश ने ऑफ कोर्स अपनी सेना भेजी और 3 महीने में से दबा दिया, पर जो आग लगी थी वो बुझी नहीं। पर फैसिनेटिंग बात यह है कि ये लड़ाई सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं थी। चलो अब इंडिया से हजारों मील दूर चलते हैं, इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर। पता है वहां क्या हो रहा था? बिल्कुल सेम टू सेम कहानी। फाइट एक जैसी थी, बस जमीन अलग थी। इन दोनों कहानियों में जो सिमिलैरिटी है ना, इट्स जस्ट अनकैनी। चलो कंपेयर करते हैं। बस्तर में रूलर कौन? ब्रिटिश। जावा में डच। चेक। बस्तर में इश्यू नए फॉरेस्ट लॉज, जावा में सेम इश्यू। चेक। दोनों जगह इंपैक्ट, लोगों ने अपनी लाइवलीहुड खो दी। और दोनों ही जगह रिस्पॉन्स, लोकल रेजिस्टेंस, चाहे वो बस्तर के लोग हो या जावा के कलांग कम्युनिटी और समिनिस्ट्स। इट्स लाइक अ मिरर इमेज। और जहां में सामिन नाम के एक लीडर ने एक ऐसा सवाल उठाया जो बहुत ही फंडामेंटल था। उनका आर्ग्यूमेंट इतना सिंपल और इतना पावरफुल था। उन्होंने कहा, सरकार ने हवा, पानी, जमीन या लकड़ी, इनमें से कुछ भी नहीं बनाया, तो वो इसकी मालिक होने का दावा कैसे कर सकती है? जस्ट थिंक अबाउट दैट। ये सवाल सीधा कॉलोनियल रूल की फाउंडेशन पर अटैक था। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर। ये लड़ाई क्यों जरूरी है? Why does this fight matter to us today? इस पूरे इतिहास से हम आखिर सीख क्या सकते हैं? देखिए, ये सिर्फ हिस्ट्री की कोई पुरानी कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहानियां हमें एक बहुत जरूरी चीज सिखाती हैं। प्रोग्रेस और एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस रखना कितना जरूरी है। द स्ट्रगल इज रियल एंड इट्स हैपनिंग राइट नाउ। आज भी दुनिया के कोने कोने में इंडिजिनस कम्युनिटीज अपनी जमीन, अपने रिसोर्सेज, अपने जंगल के लिए बिल्कुल ऐसी ही लड़ाइयां लड़ रही हैं। तो क्या इन विद्रोहों का कोई असर हुआ? बिल्कुल हुआ। इट टुक टाइम, बट यस, 1980s के बाद दुनिया भर की सरकारों को ये रियलाइज होने लगा कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जैसी पॉलिसीज दे जस्ट क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट। इससे सिर्फ झगड़े होते हैं। तो अब फोकस शिफ्ट हो रहा है, सिर्फ टिम्बर काटने से जंगल को बचाने पर, कॉन्जर्वेशन पर। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब कोशिश ये है कि इस प्रोटेक्शन में उन्हीं लोगों को शामिल किया जाए जो सदियों से जंगल के पास रहते आए हैं। तो मैं आज का ये एक्सप्लेनर इस आखिरी सवाल के साथ खत्म करना चाहता हूं, और ये सवाल आपके लिए है। आप और मैं ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि जो लोग जंगल में रहते हैं, जो उसे अपना घर मानते हैं, उस जंगल को बचाने में उनकी आवाज को भी इंपॉर्टेंस दी जाए, उनकी भी सुनी जाए? इस पर सोचना जरूर।